नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपनी YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और फिर आज आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरणीय विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज का सेकंड पार्ट, जो कि उपयोगी होगा आपकी आने वाली टेट एग्जाम के लिए, और जिसमें पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए ही काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और पेपर फर्स्ट और सेकंड में किस प्रकार से आप इनका उपयोग कर सकते हैं, देखिए पेपर फर्स्ट की यदि बात करते हैं तो पर्यावरण ऐसा विषय जहां पर आपको समझ विज्ञान दोनों के मिले जुले प्रश्न इसमें देखने को मिलते हैं। तो निश्चित रूप से क्वेश्चन विज्ञान के हैं तो आपको पेपर फर्स्ट के लिए उपयोगी होंगे। और यदि हम बात करें पेपर सेकंड के लिए, तो आपका सब्जेक्ट यदि मैथ साइंस है और आपने पेपर सेकंड के लिए भी फॉर्म भरा है तो निश्चित रूप से ये प्रश्न वहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पेपर सेकंड के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज की हमारी सीरीज के 50 क्वेश्चन जो कि मिलने वाले हैं हमें इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए देखते हैं, और यदि क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अगला पार्ट हम इसके लिए जल्दी लेकर आएँ। तो ये आपको पूरी 300 प्रश्न की सीरीज इसमें मिलने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर एक ताजा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है लेकिन नमक के संतृप्त विलयन में तैरता है, इसका कारण क्या है? देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन जो है कल भी हमने देखा था और डिस्कस किया था, कि जब हम पानी के अंदर नमक डाल देते हैं तो उसमें नींबू भी तैरता है, साथ ही साथ जो अंडा होता है वो भी तैरने लगता है। और यदि हम साधारण पानी लेते हैं, शुद्ध पानी लेते हैं, तो अंडे और नींबू दोनों को डालते हैं तो वो डूब सकते हैं, है ना। परंतु अंडा भी तैरता है और नींबू भी तैरता है, कब? जब पानी में नमक डाल देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर दोनों ही प्रश्न का उत्तर एक है, नींबू का हो प्रश्न चाहे अंडे का हो। तो अंडे के कवच में स्थित तरल माध्यम है, या फिर शुद्ध जल का उच्च घनत्व, नमक के पानी का उच्च घनत्व, या अंडे के कवच कैल्शियम का बना होता है जो कि शुद्ध पानी से हल्का होता है। तो 3 विकल्प तो हैं, वैसे ही दे रखे हैं, एक ही विकल्प हमारा इसमें सही होगा। नमक का जो पानी होता है उसका घनत्व जो होता है वो अधिक हो जाता है या उच्च हो जाता है, उस वजह से जो अंडा है या नींबू है दोनों ही इसके अंदर तैरने लग जाते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो हमारा सी विकल्प होगा ये इसमें उत्तर बनेगा। आगे देखें अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन आता है, संक्रमण के दौरान रक्तस्थान की संख्या में वृद्धि होती है। तो देखिए संक्रमण के दौरान किसकी संख्या में वृद्धि होती है? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, या प्लेटलेट्स, या फिर हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ल्यूकोसाइट की, जो कि श्वेत रक्त कणिकाओं का ही प्रकार है, उनमें पाई जाती है, और जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि करती है। तो निश्चित रूप से जब ये रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करेगी तो संक्रमण के दौरान हमारी जो रक्षा करने के लिए, रोगों से रक्षा करने के लिए ये अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं, और बी विकल्प जो होगा इसके लिए उत्तर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है? तो देखिए मादा मच्छर जो होता है वो रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है? मलेरिया फैलाने के लिए, संक्रमण फैलाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, या फिर अंडे देने के लिए। देखिए मच्छर को खुद थोड़ी पता है कि मैं संक्रमण फैला रही हूँ या मुझे मलेरिया लोगों को करना है, क्योंकि वो तो खुद उस चीज़ से अनजान है। परंतु यदि हम बात करें कि जो मादा मच्छर होता है वो क्या करता है, मच्छर जो होते हैं वो स्वस्थ अंडे देने के लिए रक्त चूसने का कार्य करता है। तो यहाँ पर डी विकल्प जो होगा इसके लिए हमारा सही उत्तर होगा। और यदि नर मच्छर की बात करें तो वो रक्त नहीं चूसता है, यानी कि वो नहीं काटता है, मादा मच्छर ही काटती है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इससे पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है। तो ये अवशोषण कहाँ पर होता है? अमाशय की दीवार, छोटी आंत्र की दीवार, बृहद आंत्र की दीवार, या फिर यकृत में। तो जब हम भोजन करते हैं और उसका जब पाचन होता है तो उस पाचन का जो अवशोषण किया जाता है वो किया जाता है हमारी जो छोटी आंत होती है उसकी दीवार से। तो उसकी दीवार से ही हमारा अवशोषण होता है और वहाँ से फिर रक्त में मिला दिया जाता है, और इस प्रकार से ये पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेट हो जाता है। तो बी विकल्प इसके लिए हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है। तो देखिए श्वेत फेफड़ा कैंसर, प्रश्न में बहुत कुछ छुपा हुआ है, आप बहुत आसानी से इसका उत्तर मिल सकता है आपको यदि आप थोड़ा सा सोचते हैं। तो देखिए श्वेत फेफड़ा कैंसर क्या होता है?
चलिए पहले एक विकल्प को देखें। एस्बेस्टस से, पेपर से, टेक्सटाइल से या फिर सिलिका से। तो यदि हम बात करें इस श्वेत फेफड़ा कैंसर की, तो देखिए टेक्सटाइल कंपनियां जो होती है वहाँ पर मतलब जो कपड़े वगैरह की जो मिलें होती है वहाँ पर जो मजदूर होते हैं जब वो कार्य करते हैं तो उनके फेफड़ों में रुई के छोटे छोटे कण जो होते हैं वो श्वास के द्वारा जम जाते हैं, ठीक है ना, और इसी को ही हम श्वेत फेफड़ा कैंसर कहते हैं और वहाँ पर रोग पैदा करता है। तो इस प्रकार इसे कहा गया है श्वेत फेफड़ा कैंसर। मतलब कि श्वेत मतलब कि रुई सफ़ेद होती है और ये फेफड़ों में जाकर के श्वास के माध्यम से जमा हो जाती है, इसी को श्वेत फेफड़ा कैंसर कहा गया। तो ये टेक्सटाइल जो मिलें होती है उनके माध्यम से होता है। तो सी विकल्प इसमें हमारा उत्तर होगा। आगे देखें, अगला क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया प्रश्न है कि धातु के अमलगम में दूसरा तत्व कौन होता है। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और उत्तर भी आप जानते ही हैं कि धातु के अमलगम में दूसरा तत्व जो होता है वो कौन होता है, पारा होता है। तो पारे को जब हम किसी धातु के साथ मिलाते हैं तो यहाँ पर ये अमलगम का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ धातुएं ऐसी होती है जो इसके अपवाद भी होती है, मतलब कि वो अमलगम नहीं बनाती है। अब वो कौन कौन सी धातुएं हैं, तो ये जैसे लोहा है तो ये अमलगम नहीं बनाता है ना, प्लेटिनम है, टंगस्टन है, टाइटेनियम है, ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जो अमलगम नहीं बनाती है। बाकी चांदी है ना, तांबा है। तो इस प्रकार से आप अन्य धातुएं जो होती है वो पारे के साथ में अमलगम बनाती है। आगे देखें, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा। तो भारहीन हो जाएगा या अपेक्षाकृत ज़्यादा भार होगा, अपेक्षाकृत अल्प भार या फिर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति होगी तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो वस्तु रहेगी वो कैसी हो जाएगी, भारहीन हो जाएगी। मतलब उसमें भार महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है इसी की वजह से हमें भार भी महसूस होता है। यदि अंतरिक्ष की बात करें तो वहाँ पर आपने देखा खाने पीने की चीज़ें या व्यक्ति जो होते हैं वो सब इधर उधर उड़ते रहते हैं, पानी भी वहाँ पर उड़ता रहता है ना, नीचे नहीं गिरता। तो वजह वही है कि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है और उसी वजह से वो वस्तुएं कैसी हो जाती है, वो भारहीन हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा पहला विकल्प, भारहीन। चलिए आगे देखें अगले क्वेश्चन को, और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शून्य घर्षण पर चलने बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत कैसा होगा। तो जहाँ पर घर्षण यदि शून्य है तो उस घर्षण वाले बल वाले सतह पर चलना आसान है, मुश्किल है, असंभव है या फिर डी में से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से वहाँ पर यदि घर्षण जो है इसका मान बिल्कुल शून्य है तो फिर चलना भी असंभव हो जाएगा, क्योंकि घर्षण जो होता है ये हमें मदद करता है चलने पर। जैसे कि थोड़ा सा भी घर्षण यदि हमारे पैर और ज़मीन के बीच में होता है तो हम उस पर चल सकते हैं, है ना। तो जितना घर्षण का मान कम होगा उतनी थोड़ी सी कठिनाई बढ़ेगी और जब शून्य रहेगा तो फिर चलना भी असंभव होगा। तो सी विकल्प इसके लिए यहाँ पर उत्तर हो जाता है। आगे बात करते हैं डेंगू रोग का वाहक है। तो डेंगू रोग का वाहक कौन सा मच्छर होता है। यहाँ पर एडिस मच्छर है, क्यूलेक्स है, घरेलू मक्खी या फिर एनाफिलीज है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डेंगू रोग के लिए एडिस मच्छर होता है और ए विकल्प जो होगा इसके लिए हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, दूध से दही का बनना है। तो दूध से दही का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है, ये भौतिक है, रासायनिक है या फिर तापी है, नाभिकीय परिवर्तन है, किस प्रकार का है। तो यदि हम देखेंगे दूध से दही का बनना जो है एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होगा और बी विकल्प जो होगा इसके लिए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधे को जंतुओं से अलग करता है। तो उस युग्म को पहचानना है जो पौधे को जंतु से अलग करता है। श्वसन प्रजनन दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रोसोम और दोनों में होता है। क्लोरोफिल राजधानी जो है ये एक में होता है, सिर्फ पौधे में। केंद्रक तथा कोशिका कला, तो ये जो सी विकल्प होगा ये हमारा उत्तर बनेगा, जिससे कि क्लोरोफिल और राजधानी है तो ये सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। आगे देखें अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग होगा। तो तपेदिक क्षय, कैंसर, अल्सर, निद्रा। तो निश्चित रूप से कैंसर जो होता है ये धूम्रपान से होने वाला रोग है और सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप सभी जानते भी हैं। सजीवों में ऑक्सीशोषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें ऊर्जा अमुक्त होती है यहाँ पर तो 573, 673 या फिर 28 या फिर 746। तो निश्चित रूप से बी विकल्प उत्तर होगा यहाँ पर 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। आगे देखें यहाँ पर हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। तो वो अंग यकृत है, वृक्क है, फेफड़े हैं या हृदय हैं। तो यकृत ही वो अंग है जहाँ पर अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है।
तो इसके लिए हमारा जो ए विकल्प होगा ये उत्तर होगा। आगे देखें अगले क्वेश्चन को। विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की जो धड़कन होती है वो प्रति मिनट कितनी होती है? तो विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की प्रति मिनट जो धड़कन होती है 72, 70, 75, 80। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है विश्रामावस्था में उसकी जो हृदय की धड़कन होती है वो 72 बार प्रति मिनट होती है। और जब भी हम कोई कार्य करते हैं, व्यायाम करते हैं, चलते फिरते हैं, तो निश्चित रूप से धड़कन जो होती है थोड़ी सी बढ़ जाती है। आगे देखें अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है हमारा, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो चूहों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो चेचक है, मलेरिया, प्लेग है, तपेदिक है। तो यहाँ पर सी विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। प्लेग जो होता है ये चूहों के माध्यम से फैलता है। और प्लेग के जो वायरस होते हैं उनको हम पिस्सू भी कहते हैं, और पिस्सू जो हैं ये चूहों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्लेग जो है इनके माध्यम से फैलता है। आगे देखें, रोनाल्ड रास का संबंध जो है निम्न में से किससे होगा? यहाँ पर हैजा, चेचक, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया। तो रोनाल्ड रास जो है इनका संबंध है मलेरिया से, और डी विकल्प इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। ये एक ब्रिटिश चिकित्सक थे रोनाल्ड रास, जिन्होंने 1902 में मलेरिया की बुखार के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए आगे देखें, अगले क्वेश्चन की बात करें। फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? तो फसल चक्र के माध्यम से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा नाइट्रोजन। आगे देखिए, निम्न में से कौन संक्रामक रोग नहीं है? तो डेंगू, मलेरिया, पोलियो, टेटनस। तो यहाँ पर जो टेटनस होगा ये किसी प्रकार का संक्रामक रोग नहीं है। बाकी डेंगू, मलेरिया, पोलियो जो है ये संक्रामक रोग हैं। देखिए, संक्रामक का मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, कहने का मतलब है कि मच्छरों के द्वारा वो फैलते हैं इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर टेटनस जो होगा ये संक्रामक नहीं होगा। आगे देखिए, निम्न में से किसका समस्थान, ड्यूटेरियम जो है निम्न में से किसका समस्थानिक है? हीलियम का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, या फिर ऑक्सीजन का? तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनता है वो बनता है विकल्प सी, हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है इसके 3 समस्थानिक होते हैं, और जिसे हम प्रोटियम कहते हैं, है ना, ड्यूटेरियम कहते हैं और ट्राइटियम कहते हैं। तो इस प्रकार से इसके 3 समस्थानिक होते हैं। चलिए, और समस्थानिक से भी प्रश्न बन जाता है, समस्थानिक हम किन्हें कहते हैं? तो ऐसे तत्व जो होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक जो होता है यानी कि स्थान बराबर होता है, समान होता है, परंतु भार भिन्न भिन्न होता है। तो ऐसी हाइड्रोजन जो है इसमें क्या है कि क्रमांक तो हाइड्रोजन ही है, उनका क्रमांक तो एक ही है, परंतु उनका परमाणु भार अलग अलग है हाइड्रोजन परमाणु का। तो उस वजह से उन्हें हम क्या कहते हैं? उसके समस्थानिक कहते हैं। और इसमें 3 प्रकार के समस्थानिक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, पत्तियों का रंग जो होता है निम्न में से किसके कारण हरा होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। पर यहाँ पर क्या है कि क्लोरो क्लोरो करके 4 शब्द दे दिए ताकि कन्फ्यूजन पैदा हो और जल्दी से हम गलत उत्तर को टिक कर दें। इस प्रकार से प्रश्न दिए जाते हैं, है ना, क्योंकि वो जल्दबाजी के चक्कर में हमारे हाथ गलती होती है। तो क्वेश्चन सिंपल सा है पर आंसर थोड़े से ऐसे घुमा फिरा करके दे दिए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्लोरोक्विन है, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफिल है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो यहाँ पर उत्तर हमारा हो जाता है क्लोरोफिल, हम गलती नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, कुत्ता मछली का आवास है। तो यहाँ पर नदी, तालाब, समुद्र, झील किस में पाई जाती है कुत्ता मछली? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुत्ता मछली जो है ये एक शार्क परिवार से संबंधित होती है, और ये मछली जो होती है खारे पानी में पाई जाती है। तो इसका आवाज़ जो होगा ये समुद्र ही होगा। चलिए आगे देखें, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है या होती है? अमाशय, यकृत या फिर आंत्र या वृक्क। तो 4 में से आपको पहचानना है कि जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी होती है। तो निश्चित रूप से यकृत जो होता है इसे जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, यकृत जो कोशिकाएं होती है वो हमारे शरीर में जो उपस्थित अधिक अमीनो अम्ल होता है और रुधिर होता है उनसे अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य करती है, और इस प्रकार से ये उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाती है। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होगा? हवा, जलधारा, ध्वनि या फिर प्रकाश। तो अभी तक हम देखें तो ब्रह्मांड के अंदर सबसे जो तेज गति से चलने वाला मान सकते हैं हम उसे, वो है प्रकाश। और प्रकाश जो होता है ये यहाँ पर इसकी चाल सबसे अधिक होगी। अब देखिए, ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है निर्वात के अंदर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड के अंदर प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर चल सकता है, ये प्रकाश की चाल होती है। अब कभी कभी क्या है कि ये मीटर में रख दी जाती है, तो आपको वो भी चीज़ें भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। आप किलोमीटर को आप मीटर में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं।
आगे देखें यहाँ पर पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य दूरी न्यूनतम होती है। तो जो हमारे पदार्थ की अवस्थाएं होती है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, है ना, और एक BEC भी होती है, पर वो यहाँ पर नहीं है, तो अच्छा है। तो यदि हम बात करें यहाँ पर किस पदार्थ में अणुओं की दूरी मध्य या न्यूनतम होगी, तो सिंपल सी बात है, ठोस पदार्थ ही होंगे जिसके अंदर दूरी जो होती है अणुओं के बीच में बहुत ही कम होती है। चलिए आगे देखें, पानी में से अशुद्धि और दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकर आदि को अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मिश्रण है, छानना है, पृथक्करण है, ऊर्ध्वपातन है। तो देखिए हम पानी से अशुद्धि है तो कोई भी ऐसी ठोस अशुद्धि होगी तो हम छान भी सकते हैं, परंतु आपको इन तीनों चीज़ों को साथ में लेकर के चलना है। गेहूं से कंकर भी निकालना है तो उनको हम छान नहीं सकते ना, है ना। हम एक जो चलनी आती है उससे, पर उससे भी गेहूँ गिरेंगे, कंकर यदि गेहूं के साइज के होंगे तो ये भी समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इन्हें हम पृथक्करण कह सकते हैं। ठीक है, पृथक्करण का मतलब होता है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को अलग करना। अब उसके लिए चाहे आप हाथों का इस्तेमाल करें या फिर किसी और तरीके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पृथक्करण जो होगा ये हमारा उत्तर बन जाएगा। बाकी हम छानना है और दो द्रव हैं तो हम छान भी सकते हैं, ठीक है ना। पर ऊर्ध्वपातन जो होगा तो ये एक अलग ही प्रक्रिया होती है। अब ऊर्ध्वपातन में तो क्या होता है कि सीधे जो ठोस पदार्थ होते हैं वो सीधे गैस में परिवर्तित इनको कर दिया जाता है। चलिए आगे देखें अगले क्वेश्चन को। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो सौर सेल के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। तो प्रकाश ऊर्जा जो होती है उसी को सौर सेल के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है और सी विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। और इसका उपयोग यदि हम देखें, सौर सेल जो है इसका उपयोग तो कई सारे उपकरण होते हैं, घड़ी, कैलकुलेटर हैं जो सौर सेल से भी चलते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा हमारा उत्तर होगा। आगे देखें हम, वातावरण के अनुरूप पौधे एवं जंतु में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को हम क्या कहते हैं। तो देखिए वातावरण के अनुरूप जो लक्षण हमारे अंदर होते हैं वो हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अनुकूलन कहते हैं। जैसे कुछ पौधे जो होते हैं मरुस्थल के लिए अनुकूलित होते हैं, कुछ जीव हैं वो मरुस्थल में पाए जाने के लिए, कुछ जीव जो होते हैं ठंडे वातावरण में। तो ये वातावरण के अनुरूप जो लक्षण हमारे अंदर होते हैं, शारीरिक लक्षण, वो उन्हें हम अनुकूलन कहते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर ए विकल्प उत्तर हो जाता है अनुकूलन। बाकी परजीविता, रूपांतरण वगैरह तो ऐसे ही दे रखे हैं। आगे देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक उदासीन पिंड जो होता है उसमें क्या होता है। तो ये एक साइंस की बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर एक उदासीन पिंड में क्या होता है, ठीक है ना। तो केवल धनात्मक आवेश, कोई ऋणात्मक आवेश, या फिर केवल ऋणात्मक आवेश, कोई धनात्मक आवेश नहीं, ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश के बराबर मात्रा में, या फिर कोई आवेश नहीं। तो एक उदासीन पिंड की बात करें तो चाहे आप किसी भी पदार्थ को ले लें, हर पदार्थ जो होता है उसके अंदर नाभिक होगा, ठीक है, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन के साथ में न्यूट्रॉन भी होते हैं, और उसकी जो बाहरी कक्षाएं होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब यदि आप देखें तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, और हर पदार्थ जो है पूरी विश्व का देखें हम तो हर पदार्थ जो है उसके अंदर निश्चित रूप से नाभिक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए आप चाहे लकड़ी ले लें या फिर प्लास्टिक ले लें या कोई सब पदार्थ ले लेंगे तो सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आपको मिलेंगे, पर देखिए फिर भी हमें ये चीज़ें महसूस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन है तो सेम मात्रा में उसमें प्रोटॉन भी होते हैं, और जब बराबर प्लस और बराबर माइनस होता है, मतलब कि जितने प्लस हैं उतने ही माइनस होते हैं, तो वो चीज़ें उदासीन हो जाया करती है। क्योंकि आवेश है पर बराबर मात्रा में होने की वजह से हमें आवेश महसूस नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उदासीन पिंड होता है, निश्चित रूप से उसमें ऋणात्मक आवेश भी होता है, धनात्मक आवेश भी होता है, पर बराबर मात्रा में होता है। जब इस आवेश का संतुलन जो होता है वो चेंज हो जाता है तो पदार्थ जो होता है उसमें फिर हमें आवेश नज़र आने लगता है ना। जैसे एक प्रोटॉन निकल गया या एक प्रोटॉन कम हुआ या एक प्रोटॉन की मात्रा बढ़ी, कुछ भी मान सकते हैं। हालांकि ऐसा प्रोटॉन का निकलना होता नहीं है, ठीक है ना। पर जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा नेगेटिव आवेश वो कम हो जाएगा, या एक इलेक्ट्रॉन आ गया है तो मात्रा बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से जब संतुलन चेंज होता है तो हमें वो चीज़ें नज़र आती है ना। तो यहाँ पर सी विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। आगे देखें, किसी विलयन का पीएच जो है वो 2 है तो यह किस प्रकार का व्यवहार करेगा। दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल या फिर प्रबल क्षार। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। और यदि हम देखें तो ये एक पीएच स्केल होता है, तो मैं यहाँ सिंपल सा स्केल बना लेता हूँ। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पर 14 है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ पर जो पदार्थ जो 0 से पैमाना चालू होता है 1 से लेकर के 7 तक, तो यहाँ पर यदि किसी भी पदार्थ का पीएच दे रखा है तो 1 से 7 के बीच में वो अम्ल होगा, और 7 से 14 के बीच में वो पदार्थ यदि पीएच दे रखा है तो वो क्या होगा, क्षार होगा। बस सिंपल सी बातों को आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर बताया है पीएच का मान 2 है, तो 2 है तो क्या होगा, अम्ल होगा। अब देखिए अम्लता भी क्या होती है कि धीरे धीरे आपको एक क्रम से एक लेवल से देखनी होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी पदार्थ का जो पीएच है वो 6 है तो वो थोड़ा सा कम अम्ल होगा, मतलब दुर्बल अम्ल होगा। और जैसे 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, तो आप जितना इधर आगे की तरफ जाएंगे, 1 की तरफ जाएंगे, उतनी ही उसमें अम्लता क्या होगी, प्रबलता बढ़ती जाएगी। और वैसे ही क्षार जो होगा उसकी प्रबलता जो है, आप जैसे जैसे इधर जाते जाएंगे तो उसकी प्रबलता इधर बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से प्रबलता और दुर्बलता जो होती है वो हम जितना 1 की तरफ जाएंगे तो उतनी ही अम्ल की प्रबलता बढ़ेगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखना है, प्रबल दुर्बल को। आगे बात करते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर पहचानना है सही कथन को, मनुष्य और पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। तो देखिए मनुष्य तो जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, पौधे नहीं छोड़ते हैं, तो ये गलत हुआ। ठीक है ना। फिर यहाँ पर बात करें बी वाले की, मनुष्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है। वहाँ पर मनुष्य पौधे दोनों को ले लिया था, इसमें मनुष्य को लिया। अब मनुष्य जो है वो ऑक्सीजन तो नहीं छोड़ता है, ठीक है ना, तो ये भी गलत हुआ। सी ए पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। यहाँ एक पौधे के बारे में बात कर दी, तो पौधे भी जो है दोनों का नहीं करेंगे, ठीक है ना, वो तो सिर्फ ऑक्सीजन का करते हैं। तो यहाँ पर सही कौन सा है, तो कोई भी नहीं होगा, और डी विकल्प ही इसका उत्तर हो जाता है। आगे देखें, अगले क्वेश्चन की बात करें। प्रतिवर्ती क्रिया प्रतिवर्ती चाप निम्न के द्वारा बनता है। तो यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है उसमें प्रतिवर्ती चाप किसके द्वारा बनता है, तो यहाँ पर पहचानना उन अंगों को जिनसे वो चाप निर्मित होता है। अब चाप का मतलब क्या है कि जो हमारी जो संवेदनाएं होती है वो संवेदी अंगों के माध्यम से क्या करती हैं, हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क मेरुरज्जु को जाती है, ठीक है ना, और फिर वहाँ से मेरुरज्जु जो होता है वो प्रेरक जो मांसपेशियाँ होती हैं जिनके द्वारा उन सूचनाओं को, आदेशों को भेजा जाता है मांसपेशी में, अंगों में, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से फिर वहाँ पर कार्य होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पैर में कोई भी कांटा चुभता है या कुछ भी होता है, तो ये पैर में आपकी जो संवेदनाएं हैं, संवेदी अंग है आपकी त्वचा, और यहाँ पर संवेदना आपको प्राप्त होती है, और इतनी देर में आपको दर्द का एहसास भी होता है, आपका हाथ उस कांटे को निकालने के लिए भी पहुँच जाता है। तो मैं एक उदाहरण के रूप में आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जैसे त्वचा को संवेदना मतलब कि दर्द होता है, तो संवेदना तुरंत हमारे जो तंत्रिकाएं होती हैं उनके माध्यम से कहाँ चली जाती है, मस्तिष्क को चली जाती है, और मस्तिष्क से उधर मेरुरज्जु के माध्यम से की तरफ से आदेश भी हो जाता है हमारे हाथ को कि भाई जाओ कांटा निकालो। तो इस प्रकार से ये हमारी संवेदी अंग, जिन्हें हम संवेदांग भी कहते हैं, वहाँ से जाती है मेरुरज्जु को, मेरुरज्जु से जाती है मांसपेशियों को, मतलब कि जो भी अंग जो उसमें उस आदेशों को के अनुरूप कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो उत्तर बनेगा इसमें वो कौन सा बनेगा, तो इसमें हमारा उत्तर जो है वो बी ही बनेगा, जिसमें संवेदांग है, मेरुरज्जु है और मांसपेशियाँ हैं। तो इस प्रकार से ये एक चाप बनाते हैं। चलिए आगे देखें। भोजन पकाते समय कभी कभी बर्तन के पैंदे की बाहरी सतह जो होती है वो काली हो जाया करती है। तो इसका क्या अर्थ है, इसका बहुत ही सिंपल सा अर्थ निकलता है कि जो हम ईंधन है हमारा वो सही तरीके से नहीं जल पा रहा है, उस वजह से उसका अपूर्ण दहन हो रहा है, इसलिए बर्तन को काला कर रहा है, मतलब उसमें धुआं भी उत्पन्न हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है। तो सीधी सी बात है, सी विकल्प से इसका उत्तर बन जाएगा, ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है। अब यदि हम देखें तो जैसे कि कैरोसिन होता है, कैरोसिन को जलाते हैं उसमें धुआं निकलता ही निकलता है, ठीक है ना, तो मतलब कि वो एक अच्छा ईंधन नहीं है, अपूर्ण दहन उसका होता है। आगे देखें, यहाँ पर जीवन की मूलभूत इकाई है, ऊतक है, रक्त है, कोशिका है या प्रोटीन है। तो हमारे जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है वो हमारी कोशिका ही कहलाती है, क्योंकि जो कोशिका है ये हमारे शरीर की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई मानी जाती है ना, क्योंकि सबसे पहले यदि हम देखें तो कोशिका से ही ऊतक बनते हैं, ऊतक से ही अंग बनते हैं, अंग से ही अंग तंत्र बनते हैं, और अंग तंत्र मिलकर के शरीर बनाते हैं। तो इस प्रकार से जीवन की एक मूलभूत इकाई है कोशिका। चलिए आगे देखें। द्रव्यमान संख्या निम्न में से कौन सी कहलाती है। तो द्रव्यमान संख्या हम किसे कहते हैं, तो
प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग है, या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का योग है, या फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या का योग है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या जो है वो होती है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग, और ए विकल्प इसका उत्तर होगा। चलिए आगे देखें, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है, तो जलीय जंतुओं के अंदर श्वसन किस प्रकार का होता है? तो यहाँ पर फेफड़ों के द्वारा फुफ्फुस, पुस्तक फुफ्फुस लिखा है ना, और वायु कोशों के द्वारा गलफड़ों के द्वारा। तो निश्चित रूप से जो जलीय जंतु होते हैं वो गिल्स गलफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं, और कुछ जंतु जो होते हैं जल थल दोनों में रह सकते हैं, तो कहीं कहीं वो त्वचा के माध्यम से, फेफड़ों के माध्यम से भी कर सकते हैं, पर कुछ जंतु जो दोनों में रहते हैं वहाँ पर, यहाँ पर हमारी बात सिर्फ जलीय जंतु की ही हो रही है। आगे देखें, उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो किससे संबंधित नहीं है? तो जिससे ये संबंधित नहीं है उसे हमें पहचानना है। तो वृक्क से, कान से, फेफड़े से, या फिर त्वचा से। तो यदि हम देखें यहाँ पर, तो उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? वे अंग होते हैं जो कि हमारे शरीर से जो अपशिष्ट होते हैं, या ऐसे पदार्थ जिनकी शरीर में आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें शरीर से बाहर करना। अब उसमें जो जो अंग हमारे भाग लेते हैं वो सब उत्सर्जी अंग होते हैं। जैसे वृक्क हैं तो निश्चित रूप से किडनी जो होती है वो क्या करती है? मूत्र को बाहर करती है, उत्सर्जन का कार्य करती है। फेफड़े क्या करते हैं? फेफड़े CO2 का उत्सर्जन करते हैं, है ना, ये भी हुआ। त्वचा क्या है? पसीने का उत्सर्जन करती है। अब कान जो है वो क्या करते हैं? वो तो नहीं करते ना। तो यहाँ पर बी विकल्प जो है कान हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखें, यहाँ पर निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है, मतलब गलत है, उसे पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए, वायुयान उड़ते हैं, वायु में भार होता है, वायु स्थान घेरती है, वायु में रंग होता है। तो देखिए यहाँ पर तो वायु है, वायु में वायुयान भी उड़ते हैं, वायु में भार भी होता है, वायु स्थान भी घेरती है, परंतु वायु में रंग नहीं होता है। ठीक है ना, वायु रंगहीन होती है, कलरलेस होती है। तो डी विकल्प इसके लिए यहाँ पर सही नहीं होगा, ये गलत है। चलिए आगे देखें, यहाँ पर छोटी माता एवं रेबीज का प्रमुख कारण क्या होता है? तो दीदी हम देखें तो छोटी माता और रेबीज का जो कारण है वायरस है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, निमोटोड्स है। तो यहाँ पर हम कहें छोटी माता, रेबीज, और इनका जो कारण होता है वो होता है वायरस, यानी कि विषाणु के माध्यम से ये रोग होते हैं। ठीक है ना। और यदि हम बात करें कुछ प्रोटोजोआ के कारण, तो जैसे आंत्र शोथ हुआ है ना, पैचिस हुआ, ये प्रोटोजोआ के कारण होने वाले हैं। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं, मतलब जो रोगाणु को नष्ट करते हैं, तो वो कौन कौन से रोगाणुनाशक होते हैं? तो यदि हम बात करें पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन की, है ना, और पोटेशियम क्लोराइड क्लोरीन की, सोडियम क्लोराइड ऑक्सीजन की, पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन की। तो देखिए पानी के अंदर हम रोगाणुनाशक के रूप में क्लोरीन का भी उपयोग करते हैं, और एक लाल दवा होती है जिसे हम कहते हैं KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है ना, दोनों का उपयोग किया जाता है। तो यदि हम सूत्र के रूप में देखें तो इस पोटेशियम परमैंगनेट को हम KMnO4 भी कहते हैं। तो कहीं कहीं पर आपको सूत्र भी आ सकता है। ठीक है ना। और क्लोरीन जो है ये Cl2। तो क्लोरीन जो होता है गोली के रूप में, पाउडर के रूप में भी इसको डाला जाता है, और KMnO4 जो दोनों को डाला जाता है। तो इस प्रकार से दोनों ही रोगाणुनाशक होते हैं पानी के। आगे देखें, पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, पर ये आपको यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना है कि जब प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता की बात होती है तो उसमें 4 चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जिसमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, सूर्य का प्रकाश है, पर्णहरित है। ठीक है, मतलब ये चारों ही आवश्यक होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। चलिए आगे देखें, यदि एक चुंबक की छड़ को लंबाई से 4 टुकड़ों में काट दिया जाए तो ध्रुवों की कुल संख्या क्या होगी? तो देखिए मान लीजिए जैसे एक चुंबक है, ये इसकी लंबाई है इस प्रकार से, और यदि हम इसको 4 टुकड़ों में काट देंगे, तो 4 टुकड़े जब हम इसके काट देंगे तो इसमें 8 ध्रुव बन जाएंगे, क्योंकि हर टुकड़ा जो होगा उस पर 2 ध्रुव बन जाते हैं, N और S ध्रुव के रूप में। तो ऐसे 4 टुकड़े होंगे तो उनके ध्रुव कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है C वाला, जिसमें दे रखा है कि 8 हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, पैंक्रियाज या अग्नाशय में होती है? तो पैंक्रियाज और अग्नाशय में केवल बहिस्त्रावी ग्रंथि, अंतःस्त्रावी ग्रंथि, 2 प्रकार की कोशिकाएं बहिस्त्रावी
या फिर केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं जो कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें दोनों प्रकार की कोशिकाएं होती है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। चलिए आगे देखें। लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती है और वयस्कों में इसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो देखिए, लाल रक्त कणिकाएं होती है और श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। दो प्रकार की रक्त कणिकाएं होती हैं, और यदि इनमें हम बात करें तो इनका निर्माण जो है जैसे कि जन्म के समय या फिर शिशु अवस्था में अलग होता है, वयस्क अवस्था में अलग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है प्रश्न कि वयस्क अवस्था में इनका निर्माण आखिर कहाँ पे होता है? यकृत में, गुर्दों में, हृदय में, अस्थि मज्जा में। तो निश्चित रूप से इनका निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है वयस्क अवस्था में। और ये लाल अस्थि मज्जा, पीली अस्थि मज्जा, दो प्रकार की अस्थि मज्जा होती है। लाल के अंदर लाल कोशिकाओं का निर्माण होगा, पीली के अंदर श्वेत का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये होता है। और साथ ही साथ इनकी जो आयु होती है वो भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इनकी लाल रक्त कणिकाओं की जो आयु होती है लगभग 120 दिन की होती है, ठीक है ना। 120 दिन मतलब कि यहाँ पर 3-4 माह हम कह सकते हैं, 4 माह की। और एक और प्रश्न बनता है, इनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है ये इनमें पाया जाता है। चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सम्मिलित गैस है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सम्मिलित गैस कौन सी होगी? निश्चित रूप से हमने 4 पॉइंट देखे थे इसके लिए कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, प्रकाश है और क्लोरोफिल है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा इसमें उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या है? तो इंद्रधनुष के अंदर रंगों का क्रम क्या होता है? तो आप हिंदी अंग्रेजी दोनों में से किसी भी तरीके से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप अंग्रेजी में याद रखते हैं तो इससे ध्यान रखिएगा विबिक्योर, और अपना जो उत्तर है वो इसमें चुन लीजिएगा, ठीक है ना। और यदि आप हिंदी में याद रखते हैं तो आप याद रखिएगा बेजानीहा पिनाला, ठीक है ना। ये भी आप याद रख सकते हैं बेजानी ह पी ना और ला, ठीक है। तो जैसे बै से बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और ये दे रखा हमारा कौन सा उत्तर? चलिए देखते हैं। तो यदि हम देखें तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे ये बेजानी ह पी ना ला, ठीक है ना। तो ये हमारा क्रम है विबिक्योर का, और डी विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन को। वर्षा होने से निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो वर्षा के होने में है, ठीक है। होने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? वर्षा होने से भी कह सकते हैं। तो शोधन की, वाष्पीकरण की, संघनन की या वाष्पीकरण संघनन की। तो यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से वर्षा होने के लिए वाष्पीकरण संघनन दोनों का होना ज़रूरी होगा, क्योंकि इनके बिना जो है वो निश्चित रूप से वर्षा नहीं हो सकती है। वाष्पीकरण की बात करेंगे हम तो वाष्पीकरण जैसे वर्षा का जल जो है, समुद्र का जल जो है वाष्पीकृत होता है और ऊपर उठता है, और निश्चित रूप से जब उसका संघनन होता है तो वो बूंद के रूप में पृथ्वी पर वर्षा के रूप में गिरता है। तो इस प्रकार से वर्षा के होने में दोनों ही प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री क्या होगी? तो यहाँ पर पहचानना है गर्म रुधिर प्राणी को, और ये कौन सा हो सकता है? मेंढक के जीवन चक्र का पार्ट, मुर्गी के जीवन चक्र का पार्ट, या फिर मॉडल, या फिर वास्तविक तितली, या फिर कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। तो देखिए, यदि गर्म रुधिर प्राणी की यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर निश्चित रूप से कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता उसका उदाहरण हो सकता है टीचर के लिए यहाँ पर। क्योंकि अब यदि हम बात करें कि गर्म रुधिर वाले प्राणी क्या होते हैं, तो ये कुछ ऐसे जीव हैं जो अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए किसी बाहरी स्रोत का प्रयोग करते हैं, और उनका शरीर जो होता है स्वयं तापमान के लिए अनुकूलित नहीं होता है। तो इसमें समस्त जो स्तनधारी जीव होते हैं वो शामिल होते हैं गर्म रुधिर वाले प्राणी में। तो निश्चित रूप से कुत्ता जो है वो स्तनी प्राणी है, और यहाँ पर डी विकल्प हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर फिर पहचानना है गलत कथन को। तो क्विनोन जो कि एक मलेरिया की औषधि है, सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात है। और बी आता है यहाँ पर, चावल वनस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि चावल जो है ये
वनस्पतिक तेल का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर बी विकल्प इसका गलत उत्तर होगा। और दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, बिल्कुल सही है। हरी सब्जियां विटामिन खनिज लवणों का अच्छा स्रोत है, ये भी सही है। तो यहाँ पर बी ही इसके लिए गलत है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पर, वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है। तो वर्षा का जल जो हम संचयन करते हैं तो इसका प्रमुख उपयोग क्या हो सकता है? सिंचाई, पीने में पेयजल, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि। तो देखिए ज़्यादातर उपयोग जो होता है हम वर्षा जल संचयन का, चाहे हम नदी के अंदर डैम बनाकर करते हैं या फिर तलाई बना करके, तालाब बना करके, तो इस जल का संचयन का हम मुख्य उपयोग क्या करते हैं? सिंचाई में इनका उपयोग किया जाता है। तो ए विकल्प इसके लिए यहाँ पर उत्तर हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे पर्यावरणीय विज्ञान से संबंधित 50 क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो में।